आरोप लगता है इस्लाम के ऊपर कि वो आतंक का धर्म है। इस दुनिया में क्रिश्चियनिटी ने कोई कम आतंक नहीं फैलाया अगर हम इतिहास को देखें, लेकिन जिस तरह से इस्लाम बदनाम हो गया है, क्रिश्चियनिटी बदनाम नहीं है। क्रिश्चियनिटी ने आतंक सिर्फ अफ्रीका, सिर्फ लैटिन अमेरिका में नहीं किया, इन्होंने तो यूरोप में भी बड़ा आतंक मचाया। आतंकी चाहे वो किसी भी देश के हों, वो उनको अक्सर पाकिस्तान में देखा जाता है। पाकिस्तान कन्फ्यूज है, उनकी औरतें करती हैं 2 टन का मेकअप, शाम को खुल जाती है बोतल। तो पाकिस्तान सुन्नी दुनिया का प्यादा है। इस्लाम एक कंजर्वेटिव रिलीजन है, औरतों के लिए है ढक के रहें, आदमी के लिए भी है कि आप जो है अपने घुटने न दिखाएं। यही तो सारी लड़ाई है ना ईरान में। औरतें कह रही हैं नहीं पहनना हमको। मुसलमान लोग पहुंचते हैं मान लीजिए जर्मनी में, और अगर कंजर्वेटिव हैं तो उनको नग्न लड़कियां पसंद थोड़ी आएंगी। अब वो तो भारतवासियों को अच्छा नहीं लगता, इस्लाम तो बहुत दूर की बात है। हालांकि भारत एक जमाने में कामसूत्र का देश था, और सारी मूर्तियां देख लीजिए, वहाँ तो कोई इस तरह की शर्म हया नहीं है। ये तो नई नई बीमारी लगी है। कन्वर्शन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों का एक जो है मूल आधार स्तंभ है। हिंदू धर्म में भी बहुत गलतियां हैं। हमारे में क्या इनइक्वालिटी, संकट मोचन पंडित है, उसके बाप पंडित थे तो वो भी पंडित। भले ही आपको संस्कृत आए, शास्त्र आए न आए, आप बाबूजी अगर पंडित हैं तो आप बन जाते हैं पंडित। आज के दिन भी भारत में कितने मुल्ला हैं जो चाहते हैं कि भाई 4 शादी कर अलाउड हो। टर्की नहीं अलाउ करता, मलेशिया नहीं करता, हमारे यहाँ है। क्यों? क्योंकि उससे क्या है, महिलाएं दबे रहेंगी ना, भाई बच्चे पैदा सिर्फ करेंगी। लेकिन सिर्फ वही तो नहीं है ना, बाकी जो है आपके अधिकार भी हैं, सिर्फ कर्तव्य नहीं है। हिंदुस्तान में अभी भी कुछ लोग जो हैं भले ही भाषण अनर्गल कर आए, लेकिन मुसलमान यहाँ स्वच्छंदता से जी रहा है। शिया सुन्नी दोनों, कुछ अटल सत्य हैं, उनको आप टाल नहीं सकते। यूरोप में निश्चित है कि इस्लाम को लेकर घमासान होगा। नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आपका स्वागत है फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इजराइल की, और जब इजराइल की बात हुई तो गाजा, फिलिस्तीन और ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो धार्मिक आतंकवाद से भी जुड़ते हैं उनकी बात हुई। और जब ये बात होती है तो ये बात फिर पूरे विश्व में आतंकवाद पर होती है, और एक बहुत बड़ा आरोप लगता है एक विशेष धर्म पे जिसका नाम है इस्लाम, कि इस्लाम मूल रूप से आतंक की जननी है, ऐसा कहा जाता है। ये आरोप फेयर ऑब्जर्वर नहीं लगा रहा, ये मैं आपको डिस्क्लेमर यहाँ पर स्पेशली देना चाहता हूँ। लेकिन जो आरोप है, इस आरोप के ऊपर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ हैं अतुल सिंह जी। अतुल सिंह जी फेयर ऑब्जर्वर के एडिटर इन चीफ हैं। अतुल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं, और मुझे लगता है कि एक बहुत छोटा एक सेशन में समेटना इसको मुश्किल होगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि पश्चिमी देश, भारत, यूरोप और इस्लाम, ये जो पिछले कई वर्षों से, कई 100 वर्ष के अब कह देने चाहिए, कि एक जो गठबंधन बनता चला जा रहा है, उसमें आतंकवाद को लेके एक दूसरे के ऊपर आरोप लगते हैं। हर देश आतंकवाद के खिलाफ है, पर आतंकवाद बढ़ रहा है। इस्लामिक देश भी उसके खिलाफ है, कहते हैं कि इस्लाम इसके खिलाफ है, लेकिन इस्लामिक आतंकवाद का आरोप बहुत लगा है। मेरे बहुत सारे मुसलमान मित्र हैं जो आहत होते हैं, और निश्चित तौर पे होंगे ही जब किसी के धर्म पे सवाल उठेगा। उनका आरोप ये है कि इस दुनिया में क्रिश्चियनिटी ने कोई कम आतंक नहीं फैलाया अगर हम इतिहास को देखें, लेकिन जिस तरह से इस्लाम बदनाम हो गया है, क्रिश्चियनिटी बदनाम नहीं है। वो कहते हैं कि कारण ये कि हम मुसलमान जो है वो गरीब हैं, और उनका ये कहना है कि हथियारों का धंधा पश्चिमी देश करते हैं, और इन पश्चिमी देशों ने अपने हथियार बेचने के लिए इस्लामिक देशों को आतंकवाद में जबरन धकेला है। ये उनके आरोप हैं। और तो मैं यहाँ पर ये जानना चाह रहा हूँ कि आप ये जो आरोप हमारे मित्रों का है इसको कैसे देखते हैं, और अगर मैं एक बार उनका आरोप सही मान लूँ कि पश्चिम देश ही एक साजिश रचते हैं कि इस्लामिक देश जो है आतंकवाद के जाल में फंसे, तो इस्लामिक देश क्या इतने मासूम हैं कि इस जाल में फंसते हैं? और आप जवाब दें उससे पहले मैं हमारे दर्शकों के लिए एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि फेयर ऑब्जर्वर हिंदी जो है किसी भी धर्म को कोई तमगा नहीं देता है, किसी भी आतंकी धर्म का, लेकिन एक विषय जो कि महत्वपूर्ण विषय है, उस विषय पर चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अतुल जी, आपका जवाब जानना चाहूँगा। देखिए, ये तो आपने ऐसी गहरी बात छेड़ दी है कि हो सकता है कि हम दोनों पे फतवा लग जाए। तो देखिए, सीधी बात ये है कि पहली बात,
कि अगर आप मिडल ईस्ट से जो दो धर्म निकले हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, दोनों का अतीत देखेंगे तो दोनों तलवार की नोक पे फैले। पूरे लैटिन अमेरिका में कोई जो है नेटिव अमेरिकन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन तो बचा नहीं। अगर आप चिनवा अचेबे को पढ़िए, जो कि बहुत गज़ब ईबो लेखक हैं नाइजीरिया के थे, मतलब देहांत हो गया उनका। चिनवा अचेबे ने लिखा है थिंग्स फॉल अपार्ट, और उसमें वो बताते हैं, विवरण करते हैं कैसे कन्वर्जन बिल्कुल ही एक गांव को, एक समाज को विभाजित कर देता है, अपनी ही परंपरा से उसको तोड़ देता है। नाम आपका स्टीवन हो जाता है, नाम आपका साइमन हो जाता है, आपका अफ्रीकी नाम आपसे ले लिया जाता है, आपकी अफ्रीकी ज़बान ले ली जाती है। मेरे एक मित्र जो युगांडा से हैं, उन्होंने बोला था कि इफ़ यू स्पोक इन द अफ्रीकन लैंग्वेज, यू डांस्ड इन द अफ्रीकन वे, यू sang African songs, you practiced African faiths, then you had a one-way ticket to hell. तो ये तो क्रिश्चियनिटी में रहा है। क्रिश्चियनिटी ने बिल्कुल प्रोजेलाइटाइजिंग जिसे कहते हैं, क्योंकि इनका विश्वास है ना, इनका विश्वास है कि भाई बाइबल ही है ये किताब, भगवान के वाक्य हैं या गॉड के वाक्य हैं, तो इसको मनवाना उनके जो है धर्म का एक भाग है। इसका मतलब ये है कि बाकी लोग गलत हैं, बाकी लोग जो हैं सिन में हैं। तो क्रिश्चियनिटी ने आतंक सिर्फ अफ्रीका, सिर्फ लैटिन अमेरिका में नहीं किया, बल्कि लैटिन अमेरिका में तो बड़ी गजब जेनोसाइड हुई। इन्होंने तो यूरोप में भी बड़ा आतंक मचाया, मार काट के लोगों को जो है क्रिश्चियन बनाया। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो भाई ज़्यूस जो ग्रीक जो भगवान थे, मुझे ज़्यूस ज़्यादा पसंद हैं जीसस से। मुझे तो पसंद ही नहीं आती है जीसस की कहानी। मैं तो क्लासिकल आदमी हूँ, मुझे जो है एंशिएंट ग्रीस, एंशिएंट रोम पसंद हैं, उस ज़माने के फ़िलोसोफर्स, सॉक्रेटिस, प्लेटो, बाकी रोम के भी जो क्लासिकल स्कॉलर्स हैं, और जो ऑब्जर्वेशंस हैं, मुझे तो मार्कस ऑरेलियस बाइबल से ज़्यादा रास आता है। तो मैं तो बायस्ड हूँ ही, मेरा तो निजी एक जिसे कहिए कि पेगन बायस कह लीजिए है। लेकिन जो भी है, मेरा इतिहास का ये अध्ययन मुझे ये बताता है कि मिडल ईस्ट से जो रिलीजन निकले वो यूनिवर्सलिस्ट थे, तो वो सोशलिज्म की तरह थे। उनमें ये था कि गरीबों का ख्याल रखना है, उनमें ये भी था कि एक दफ़े आप क्रिश्चियन बन गए या मुस्लिम इस्लाम को कबूल लिया तो आपका ख्याल रखा जाएगा। लेकिन ये भी था कि अगर आप नहीं बने तो आप जो हैं गॉड, अल्लाह, जो भी नाम ले लीजिए, उनकी इच्छा नहीं मान रहे हैं। तो इस वजह से आप को जो है किसी तरह जो है पहले तो प्यार से, फिर जो है समझा के, और अगर आप प्यार से नहीं मान रहे हैं, समझाने पे भी नहीं मान रहे हैं, तो जूते की लगा के, और नहीं तो तलवार की नोक पे, और अगर तब भी नहीं मान रहे हैं तो आपको मार डालना भी उपयुक्त था। 1492 में याद करिए, इंक्विजिशन हुआ स्पेन में, सारे मुसलमान, सारे यहूदियों को निकाल दिया गया। तो क्रिश्चियनिटी का अतीत तो काफ़ी खून खराबे का है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। लेकिन क्रिश्चियनिटी बदली। देखिए, प्रोटेस्टेंट रेफर्मेशन जब आया तो 1517 में मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस जो है कील से गाड़ दी चर्च के डोर पे, उससे आग लग गई। जैसे चिंगारी जो है होती है ना, बारूद में लगती है, विस्फोटन होता है, वो हो गया। और वो ऐसी घमासान लड़ाई चली यूरोप में कि वो चलती रही 1648 तक। पेरिस में 1572 में सेंट बार्थोलोम्यूज डेज मैसेकर हुआ, जिसमें कैथलिक्स ने बिल्कुल खून, कैथरीन दी मेडिची थी, इटालियन थी, सोनिया गांधी की तरह शादी करके गई थी फ्रांस। तो उसने मैं नहीं कह रहा सोनिया गांधी ने किसी को मरवाया, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। पर बात यह है कि कैथरीन द मेडिची ने उगियोनो को मरवाया।
उगिनो भाग के गए, ये प्रोटेस्टेंट थे फ्रेंच, ये लंदन गए, वहाँ बैंकिंग लेके गए। मैं असल में लंदन में उगिनो क्वार्टर में ही रहता था। ये स्विट्ज़रलैंड गए, वहाँ ये वॉच मेकिंग लेके गए। देखिए टीसो, काथिए, ये सब जो हैं फ्रेंच नाम हैं, ये सब प्रोटेस्टेंट नाम थे। भाग के जिनीवा गए। अच्छा, जर्मनी भागे। उस समय जर्मनी एक देश नहीं बना था, प्रशा था, और प्रशा में ये इंडस्ट्री वगैरह लगाए। मैक्स वेबर खुद, मेरे ख्याल से उनकी माँ, जो कि इतने बड़े जर्मन फिलोसोफर थे, वो उगिनो परिवार से थी। तो इस, जैसे कहिए कि हिंसा का और कैथोलिक इंटॉलरेंस का फ़ायदा तो बाकी देशों को हुआ, सारा ह्यूमन टैलेंट भाग गया। तो क्रिश्चियनिटी के ने तो जो है, जिसे कहिए कि 100 चूहे खा के तब ये गए हज पे। तो इन्होंने बड़ा आतंक मचाया। लेकिन 1618 से 1648 30 ईयर्स वॉर होती है। उस 30 ईयर्स वॉर में 25 से 40% जर्मन्स चल बसते हैं, इतनी हिंसा होती है। तब आती है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, और आज के दिन जो नेशन स्टेट है, भारत भी उसी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के मॉडल पे है। सारे स्टेट्स देश दुनिया के उसी मॉडल पे हैं। मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम का जन्म होता है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 से, कि धर्म पे नहीं, अब स्टेट पे है। और वो क्यों होता है? क्योंकि पहले तो ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लड़ रहे होते हैं एक दूसरे से। तब फ्रांस को अकल आती है कि अगर कैथोलिक जीत गए तो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर बहुत तगड़ा हो जाएगा, हैब्सबर्ग परिवार का राज हो जाएगा, बूरबॉन परिवार एकदम पिछड़ जाएगा। तो वो प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करने लगते हैं। तो फिर सियासत धर्म से ऊंची हो जाती है। उसके बाद यूरोप में आता है एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट में बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, उनको धर्म वगैरह में विश्वास नहीं होता है। वोल्टेयर उसको कहते हैं, एज ऑफ वोल्टेयर। कैंदीद वगैरह पढ़ लीजिए आप। वो तो सारे धर्म का मजाक बनाता है कि सब पाखंडी हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि यूरोप में धर्म से आस्था उठ के राष्ट्र में आस्था हो जाती है। तो जब लड़ाइयाँ होती हैं वो राष्ट्र के नाम पे होती हैं। और वर्ल्ड वॉर 2 तो खैर एक तरह से रेस के नाम पे भी हुई। राष्ट्र और रेस एक हो जाता है, नाज़ी पार्टी। तो वायलेंस ऐसा है नहीं जाती है, वायलेंस चलती रहती है, लेकिन उसका रूप बदल जाता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर होती है कि यूरोप में धर्म के पिछड़ने से, अब जैसे फ्रांस में 1880s में जो है थर्ड रिपब्लिक बनी 1871 की हार के बाद। उस 1871 जब जर्मनी ने जब की पिटाई जम के, तो फ्रांस ने बोला अब तो सुधरना पड़ेगा। तो उन्होंने एजुकेशन ले लिया कैथोलिक चर्च से। उन्होंने बोला पपैया जी, इल पापा, आप जो है रहो वेटिकन में, ऐश करो सर जी, ठीक है। अब आपको हम पढ़ाने लिखाने नहीं देंगे, हमारे देश में हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और पाजी आप बैठो, तुसी बैठो वेटिकन। और इन्होंने छीन लिया एजुकेशन और ऐसा सेकुलरिज्म लाया। आपने इस्लाम की बात की फ्रांस में, उन्होंने पहली क्रांति कैथोलिक चर्च के खिलाफ लाई कि ये कोई क्रॉस नहीं पहनेगा पब्लिक में। आप टीचर हैं, आप अपने घर में जो करिए, लेकिन आप क्रॉस पहन के नहीं आएंगे। धर्म आपके घर की बात है, पब्लिक स्फीयर में धर्म का कोई रोल नहीं है। तो ये जो है फ्रांस में आया। ये धीरे धीरे बाकी यूरोप में भी, जर्मनी में तो इस तरह का सेकुलरिज्म कभी नहीं आया, पर इस तरह के विचार बढ़े। और आज के दिन तो कोई जाता ही नहीं है चर्च भाई इंग्लैंड में। एक तरह, मैं तो हमेशा कहता हूँ, एक तरह से क्या हो रहा है कि मिडल ईस्ट से आई क्रिश्चियनिटी और पेगन ट्रेडिशंस को पीट पाट के चली गई। अब यूरोप एक तरह से दोबारा पेगन हो रहा है कि लोग पार्क में बैठते हैं, नेचर में आते हैं, फुटबॉल देखते हैं। जो है उनका जो है भले ही क्रिश्चियन जो है फ़िलॉसफी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं, समन्वय हो गया है, लेकिन अब उनका पेगन ट्रेडिशन लौट के आ गया। वो लौट के आना शुरू हुआ रेनेसांस में, 1500s में, एनलाइटनमेंट में और आया। और अब तो ज़्यादातर पेगन ही हो गए हैं, इसीलिए योग वोग ये सब कर रहे हैं। पेगन का मतलब ये कि नेचुरल फोर्सेस को आप भगवान का रूप देखिए कि ज़्यूस क्या है, इंद्र की तरह है, उसके हाथ में वज्र है। तो ये यूरोप में हुआ है। इस्लाम में इस तरह का रिफॉर्म आया नहीं है। इस्लाम में भी वायलेंस रही है,
क्रिश्चियनिटी की तरह, क्योंकि ये भी यूनिवर्सलिस्ट हैं। भाई फिलॉसफी क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद अल रसूल अल्लाह। भाई एक ही है अल्लाह है, ठीक। मोहम्मद उनके जो हैं पैगंबर हैं, ठीक। वो डायरेक्ट उनका कनेक्शन था, हॉटलाइन थी भाई भगवान से, वो बात करते थे गैब्रियल के थ्रू, हैं, ठीक। और कुरान फाइनल वर्ड है गॉड का। मतलब वो ऐसा हुआ कि बिल गेट्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बना दे, बोले यही है बेटा, सारी पुश्तों के लिए ये है, कभी बदल ही नहीं सकता है, तो ये है। तो अब और हर आदमी को मानना है। और अगर आप इस्लाम नहीं मानते हैं तो आपके पास, मतलब इस्लाम आपको 3 विकल्प देता है, या तो कन्वर्ट कर जाइए, फिर आप उम्मा के पार्ट हैं, ज़कात मिलेगी, चैरिटी भी मिलेगी, कंधे से कंधा लगा के नमाज पढ़िए। दूसरा है या तो आप घर छोड़ के भाग जाइए और तलवार का सामना करिए, ठीक। और तीसरा है कि सरेंडर कर दीजिए और जजिया दीजिए। अब देखिए, सऊदी अरेबिया में कोई गैर मुसलमान ज़्यादा बचे हैं? कुछ नहीं, कन्वर्ट हो गए। और शिया का भी वो बैंड बजा के रखते हैं ईस्टर्न प्रोविंस में। ईरान में बचे जो है ज़ोरास्ट्रियन, सब भाग के भारत आ गए, पारसी कम्युनिटी यहाँ है, ठीक। और वो सुन्नियों का बैंड बजा के रखते हैं। तो इस्लाम में बड़ी बड़ी बातें बहुत लोग करते हैं, लेकिन इस्लाम में एक इंटॉलरेंस का स्ट्रेन है, जिसे कहिए इस्लाम में हिंसा, असहिष्णुता और आतंकवाद तीनों के बीज हैं। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं नहीं नहीं ये प्यार मोहब्बत का जो है का धर्म है। प्यार मोहब्बत भी है, सूफ़ी बिल्कुल प्यार मोहब्बत। और ऑटोमन, मुग़ल और सफ़विद ने एक मल्टी एथनिक एम्पायर चलाया, लेकिन इसमें बीज हिंसा, सहिष्णुता और आतंकवाद का भी है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे क्रिश्चियनिटी का एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल आपने दिया कि सारे इतिहास के बाद उन्होंने चेंज किया अपने आप को। इस्लाम पे इस वक्त जो पूरी दुनिया में ठप्पा ही लग गया है। पर क्या आप पाकिस्तान से हो तो मैं हकीकत नहीं जानता, लेकिन मैंने यही सुना हिंदुस्तान में। नहीं, ठप्पा ऐसा नहीं है, नहीं लगा है, हमें लग रहा है लगा है। लेकिन ये भी है कि अगर आप इस्लाम के खिलाफ कुछ बोलिए तो लोग कहते हैं इस्लामोफोबिया है। देखिए हार्वर्ड, अगर आप हार्वर्ड आईवी लीग देखिए, हार्वर्ड येल, वहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। अगर आपने कह दिया कि इस्लाम में वायलेंस है, तब आप दुष्ट, दुराचारी, व्यभिचारी हैं, वो भी है। अभी देखिए गाज़ा में जो है, गाज़ा से निकल के हमास ने कितनी हिंसा की, ठीक है, मास मर्डर किया, गैंग रेप किया, बच्चों को मारा, बच्चों को एबडक्ट किया, ठीक है, मास मर्डर, गैंग रेप और चाइल्ड एबडक्शन और चाइल्ड किलिंग्स की। उसके बाद भी ऐसे ऐसे लोग हैं, भारतवासी, भारतीय विद्यार्थी जो लेफ्टी हैं, वो कह रहे हैं नहीं जी ये तो सब इजराइल की गलती है। भाई इजराइल ने बिल्कुल गलतियां की हैं। मैंने कहा था, पिछले ही वीडियो में कहा था कि भाई नेतन्याहू चोर है। मैंने ये भी कहा था कि इसका कोएलिशन ऑफ क्रेजीज है, बिल्कुल। लेकिन 2 wrongs don't make a right, है ना। अगर नेतन्याहू गलत काम कर रहा है, वेस्ट बैंक में कर रहा है, गाज़ा के साथ भी गलत सलूक कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बेकसूर 6 महीने के बच्चे को आप जाके मार डालें और बलात्कार करने लगे। वो तो सही नहीं है ना। अब आप मुझे जो आप तर्क दे दें, और ये दिक्कत हो गई है आज के युग में कि हम इधर और हो गए हैं कि या तो विलन हैं इजरायली या तो विलन हैं फिलिस्तीनी। तो हाड़मास का आदमी है। महाभारत पढ़िए, होमर पढ़िए, ओडिसी पढ़िए, इलियड पढ़िए, हर आदमी में कुछ सही चीज़ें हैं, कुछ गलत है, भगवान में भी है। देखिए कृष्ण, ठीक, वो भी जो है अश्वत्थामा मरो नरो वा कुंजरो। तो ऐसा थोड़ी है, कोई दूध का धिला नहीं है, न कभी था न कभी होगा। बिल्कुल। तो इस दूध के धुरे पर एक चीज़ का जो इसमें बात रह गई थी, और जो आपने जिक्र किया कि पश्चिम जो है, वो पश्चिम क्या कहीं न कहीं पोषक रहा है इस्लामिक आतंकवाद का, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरा कि अगर ये सही भी है तो आखिर इस्लामिक देश इस जाल में क्यों बार बार फंस रहे हैं? देखिए सीधी सी बात यह है कि पश्चिम बिल्कुल पोषक रहा है। देखिए पश्चिम ने जिहाद उकसाया सोवियत रूस के खिलाफ, तालिबान को पैसा तो दिया अमेरिका ने ना। और अमेरिका, चार्ली विल्सन्स वॉर अगर आप देख लीजिए तो अमेरिका ने
सऊदी अरेबिया भी जुटाया, इज़राइल भी जुटाया, इजिप्ट भी जुटाया, और जो है अल्लाह अकबर जो है जाके नेताओं ने बोला। और उसमें एक कैरेक्टर जो बोलता है कि भाई मुझे बड़ा डर लगता है जब भगवान को ले आते हो पिक्चर में, क्योंकि कभी ना कभी भगवान जो है उनकी तरफ भी हो जाएगा। तो जो CIA का अफसर है वो बोलता है। तो पश्चिम ने ये कहानी बहुत दिनों से खेली है। देखिए, पश्चिम ने अरब देशों को बोला हम तुमको आज़ादी देंगे, मैंने पिछली दफ़े ही समझाया था, तुर्कों के खिलाफ खड़े हो जाओ, है ना। फिर पश्चिम ने जूश होमलैंड भी प्रॉमिस कर दिया आर्थर बाल्फूर ने। तो पश्चिम ने बिल्कुल अपने जो है सियासती लक्ष्यों के लिए बिल्कुल जिहाद को उकसाया है, जगह जगह उकसाया है, क्योंकि उनको फ़ायदा मिल रहा था। लेकिन ये भी बात सही है कि यदि आप इस्लाम का अतीत देखें तो इस्लाम भी एम्पायर था जो रौंदते हुए बाकी सभ्यताओं को बढ़ा। अब आप ये बताइए कि ईरान में कौन सी पुरानी ईरानी सभ्यता के नामो निशान छोड़े? मुल्ला राज कर रहे हैं। आप जो है जो उनकी पुरानी फ़ारसी सभ्यता थी वो तो इस्लाम के नीचे आ गई है, ठीक। कौन सा मेसोपोटामियन या बेबीलोन या इराक की पुरानी प्राचीन सभ्यताएं बची हैं? अभी भी इस्लामिक स्टेट जो है छोटी मोटी कम्युनिटीज़ को, ठीक, उन पे क्या अत्याचार कर रहा था। तो सीधी बात यह है कि इन जगहों में पुरानी सभ्यताएं तो छोड़ी ही नहीं। तो इस्लाम जो है, अगर आप देखें भारत में पहले तो मोहम्मद बिन कासिम आए सिंध 1191 में घोरी आ गए, मोहम्मद घोरी। तो पृथ्वीराज चौहान पहली लड़ाई जीते, लेकिन अगले ही साल हार गए। उसके बाद फारसी रही हिंदुस्तान की ज़बान 1858 तक फारसी रही साहब, ठीक। संस्कृत नहीं रही, हिंदी नहीं रही, भोजपुरी नहीं रही, तमिल अपनी ज़बान बचा लिए क्योंकि दक्षिण में थे, मलयाली बचा लिए केरल में थे, ठीक। लेकिन आप पूरा उत्तर भारत देखिए, वो तो कॉलोनी था एक तरह से। अगर आप काजी थे इब्न बतूता, आप नॉर्थ अफ्रीका से चले आते थे और आपको सराखों पे रखा जाता था। अरबी और फारसी टिकट थे अपवर्ड मोबिलिटी के, जैसे आज अंग्रेज़ी है। तो ये चीज़ याद रखिए कि 1192 तो हर भारतवासी याद रखता है। आपको पता है जेरूसलम कब गिरा था? बहुत कम भारतवासियों को पता है। 5 साल पहले 1187 में सलादीन। तो टर्किश एक्सपेंशन होता है एक तरह से, पहले तो इस्लाम का फर्स्ट वेव, फिर मान लीजिए सेकंड वेव। 1453 में इस्तांबुल भी इनके हाथ आ जाता है, कॉन्स्टेंटिनोपल। तो इस्लाम का एक्सपेंशन हुआ होता है, और कुछ कुछ एम्पायर लिबरल भी थे, रिलेटिवली लिबरल बिल्कुल थे, लेकिन कभी यूरोपियन लिबरलिज्म जिसे कि आइडिया फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इक्वालिटी ऑफ राइट्स, ये सब नहीं है। क्योंकि इस्लाम में ये है कि आपको कबूलना है, ये सही तरीका है। चर्च और स्टेट में, जिसे कहिए धर्म और सियासत में, वो फासला नहीं है, वो दरार नहीं है। वो इस्लाम की आज तक प्रॉब्लम है मॉडर्निटी के साथ। क्योंकि मॉडर्निटी में क्या है, देखिए, मुझे तो विश्वास नहीं है भगवान वगैरह में। मुझे तो अधिकांश ये जो है बाबा जी लोग फ्रॉड लगते हैं। काशी के पंडे अधिकांश फ्रॉड हैं, ठीक। काशी में देखिए क्या है, पंडे का लड़का पंडा बनता है, लेकिन क्या है कि मैं ये बोल सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ भैया मुझे विश्वास नहीं है, ठीक है। आप देखिए, कोई मुझे जो है फतवा जाहिर करके कोई जो है मेरी लाश जो है घसरियाएगा नहीं। लेकिन अगर आप कह दीजिए कि भाई नहीं विश्वास है जीसस में, वो तो चले आता है, मुझे नहीं है विश्वास न जीसस में, न बाइबल में। पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है भाई, अंग्रेज़ी साहित्य पढ़ा तो किंग जेम्स बाइबल तो चाटना पढ़ा था, लेकिन मज़ा नहीं आया। मज़ा तो होमर में आता है मुझे। कुरान भी पढ़ी, बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं थोड़ी मानता हूँ कि भाई जो है कुरान जो है अल्लाह मियाँ की ज़बान है। नहीं यार, अच्छी किताब है, ठीक है, लिखी गई मिडीवल
अरब वर्ल्ड में। पर मैं थोड़ी मानता हूँ कि मोहम्मद मैसेंजर था भैया भगवान का या जो भी। मैं टॉप डाउन कोई अथॉरिटी नहीं मानता हूँ। तो अगर मैं ये कोई टॉप डाउन अथॉरिटी नहीं मानता हूँ तो मुस्लिम देश में तो मैं आराम से सांस ले नहीं सकता ना, मैं खुल के बात भी नहीं कर सकता। और मैं एक चीज़ कहूँगा, सारे इस्लामिक देश आप देख लें और उनका बुक प्रोडक्शन देख लें एनुअल, और कंपेयर कर लें किसी मिडिल लेवल यूरोपियन कंट्री से, उसका बुक प्रोडक्शन ज़्यादा है। इस्लाम में अभी भी प्रॉब्लम है डिबेट से, इंक्वायरी से, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ, स्वाधीनता से और सहिष्णुता के साथ। तो इसीलिए आप देखिए कि यूनिवर्सिटीज़ कहाँ हैं, इंग्लैंड में हैं, अमेरिका में हैं, जर्मनी में हैं, फ्रांस में हैं, वेस्ट में हैं। रिसर्च कहाँ हो रहा है, यहीं हो रहा है। किताबें कहाँ छप रही हैं, यहीं हो रही हैं। क्योंकि लाख खराबियाँ हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग बड़े पीसफुल हैं। इन्होंने बिल्कुल एम्पायर चलाए हैं। नॉर्थ ऑफ द रियो ग्रांडे तो उन्होंने पूरे नेटिव अमेरिकन्स को मार ही डाला, जो थोड़े बहुत बचे उनको रिजर्वेशन में ठूस दिया। ये भी बात सच है, लेकिन ये भी है कि इंडिविजुअल लेवल पे इन्होंने फ्रीडम दी है, और एक इंटेलेक्चुअल कल्चर है जो कि नहीं है इस्लामिक देशों में, और आज के दिन इस्लामिक ट्रेडिशन में नहीं है। हाउस ऑफ विजडम जब था बगदाद में, वो अलग समय था। बिल्कुल। तो ये जो एक्सेप्टेंस और इनका जो पूरा का पूरा हम बात करें कि स्वीकार्यता नहीं है ओपननेस को लेके, अब यहाँ पर क्या हुआ कि हिंदुस्तान में भी हमने इस चीज़ को देखा। हिंदुस्तान में अभी हिजाब को लेके एक विवाद हुआ था, उसमें मुस्लिम महिलाओं ने ही हिजाब के समर्थन में एक पूरा आंदोलन शुरू किया। हालांकि ईरान में जो है उसको काट के फेंकने की महिलाओं ने शुरुआत की। तो ये तो खैर ईरान भारत की बात। देखिए भारत में देखिए क्या है ना कि कन्वर्ट हुए मुसलमान, ठीक, थोड़ा बाद में हुए तो नया मुल्ला ज़ोर से प्याज खाता है। टर्की ने उठा के खलीफा को जूता लगा के भेज दिया कि बेटा घर आ, तू अब खलीफा नहीं है। ऑटोमन एम्पायर गया तेल लेने, मुस्तफ़ा अटाटर्क ने मॉडर्न टर्की खड़ा किया। ठीक, हमने खिलाफत मूवमेंट चलाया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश। मैं आईआईटी में था तो मेरा एक मित्र आया, वो आधा इजिप्शियन है आधा ईरानी। जितने मुसलमान थे झुक झुक के उससे ऐसे पेश आ रहे थे जैसे कि वो जो है मोहम्मद का लड़का आ गया हो, क्योंकि हीन भाव है हमारे यहाँ मुसलमान में, बिल्कुल है। अरब मुसलमान, फारसी मुसलमान या तुर्की मुसलमान आ जाता है तो बहुत हीन भाव है। आप देखिए पाकिस्तान में हर आदमी कहता है भैया हम तो तुर्की हैं। हिंदुस्तान में भी हम असली मुसलमान हैं। क्या मतलब? हम सैयद हैं, डायरेक्ट डिसेंडेंट एंड प्रॉफिट के। अरे भैया कितने बच्चे पैदा करके गए मोहम्मद? आधा हिंदुस्तान जो है पैदा करके गए क्या, या आधा पाकिस्तान? तो हिंदुस्तान की बात छोड़िए उस मामले में कि देखिए हिंदुस्तान में ये भी हो सकता है कि जब आप माइनॉरिटी हैं तो उसको आप आइडेंटिटी समझ लेते हैं। जैसे फ्रांस में तो आप कहते हैं नहीं जी हम पहनेंगे क्योंकि हम मुसलमान हैं। अब ईरान में तो कोई नहीं पहनता। ईरान क्या, अरब दुनिया में इतनी मेरी मित्र हैं जो प्रोफेसर हैं, बहुत कम हिजाब पहनती हैं, अधिकांश तो बिल्कुल नहीं पहनती हैं और न उनको विश्वास है धर्म में, इसीलिए छोड़ के आ गई हैं यहाँ पढ़ाने, अमेरिका या यूरोप। तो मैं यूरोप का ही क्वेश्चन हालांकि था, लेकिन इससे पहले चूंकि पाकिस्तान, भारत और अरब की बात चली तो मैं पहले उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अरब देश झंडा बरदार तो अभी वही हैं इस्लाम के, और आतंक का नहीं, टर्की भी है, ईरान भी है। तो इस्लाम के नेतृत्व की इस समय 3 तरफा लड़ाई है। सऊदी अरेबिया, 3 नहीं 4, सऊदी अरेबिया, कतर, टर्की और ईरान। मैं एक सवाल अपना इससे जोड़ देता हूं ताकि आप उसको एक साथ बता सकें। पाकिस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग हुआ तो मैं उनको हिंदुस्तान ही मान लेता हूं, उन मुसलमानों को एक जैसे ही वो हुए, एक ही जैसे हैं बिल्कुल। आतंक का जो झंडा है वो पाकिस्तान में दिखता है। आतंकी चाहे वो किसी भी देश के हों, वो उनको अक्सर पाकिस्तान में देखा जाता है कि वहाँ पे पनाह ले रहे हैं। तो ये क्या पाकिस्तान कहीं प्यादा बन गया है उन्हीं अरब देशों का जिनका कहना है कि इस्लाम आतंकवाद नहीं है?
लेकिन आतंकवाद को सपोर्ट फंडिंग कहीं ना कहीं वहीं से हो रही है। तो वो पाकिस्तान को, उनको जो है नीचे तबके के तो मुसलमान हुए, ऐसा वो देते हुए उनको एक आर्थिक सहयोग देता है कि लो ये रखो, लेकिन आतंक को तुम यहाँ से चलाओ। देखिए, मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है जो आप परिकल्पना कर रहे हैं, इतनी बड़ी साजिश है। पाकिस्तान कन्फ्यूज है, क्या कहेंगे ना, पूरा कन्फ्यूज है देश। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है हम कौन हैं भैया, हम तो इस्लाम पाकिस्तान है भाई, प्योर इस्लाम है। तो अब उसका मतलब क्या है? अब भैया देखो, अहमदियों को भी उन्होंने कह दिया ये तो गैर मुसलमान है, माइनॉरिटीज़ को सब मार भगाया। तो अब चक्कर ये है कि उनका एक और तो कह रहे हैं कि इस्लामिक देश हैं, लेकिन दूसरी ओर उनकी एलीट तो है पंजाबी, उनकी औरतें करती हैं 2 टन का मेकअप, शाम को खुल जाती है बोतल एलीट के यहाँ। ठीक है, आप देखिए उनका जो मिनिस्टर है उसकी लड़की नाचते हुए गाने पे कैसे ज़ोर ज़ोर से। तो पाकिस्तान बड़ा विचित्र देश है। स्टेट हो गया है कोलैप्स, स्टेट न दे पाता है एजुकेशन, स्टेट न दे पाता है हेल्थ केयर, स्टेट न दे पाता है बेसिक एम्यूनिटीज़। तो वहाँ फ़ौज चलाती है और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस चलाती है, दोनों मिलके फ़ौज मक्खन मलाई खाती है और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को मिल जाती है थोड़ी सी मलाई, काफ़ी मलाई। और जैसे IAS है वैसे ही PAS है, चोरों की बारात है, IAS से भी ज़्यादा है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, PAS। तो सारा कंट्रोल है। तो अब चक्कर ये कि लोग जाएं तो जाएं कहाँ? तो मदरसे जाते हैं, आपको बच्चे को पढ़ाना है, स्कूल तो चल नहीं रहे। जो रईस लोग हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल भेज रहे हैं बच्चों को, जो गरीब हैं वो कहाँ जा रहे हैं? मदरसे। मदरसे का पैसा पहले बहुत दिन से आता था सऊदी अरेबिया से, अधिकांश पैसा। क्यों? क्योंकि ये जिहाद लड़ रहे थे अफ़गानिस्तान में सोवियत रूस के ख़िलाफ़, तो वहाँ अमेरिका ने पूरी साजिश रची थी। तो वो जो पैसा आ रहा था, इसीलिए उनका मॉस्क भी है वो सऊदी किंग के नाम, आप देख लीजिए, बहुत बड़ा जो मॉस्क है। तो पाकिस्तान आइडेंटिटी क्राइसिस का देश है, क्योंकि इसने इस्लाम अपनाया है, चूँकि ये सारा अपनी हिस्ट्री, प्री इस्लामिक हिस्ट्री रिजेक्ट कर रहे हैं, चूँकि ये सारी अपनी मॉडर्न हिस्ट्री रिजेक्ट कर रहे हैं। भाई रंजीत सिंह का एम्पायर था, लाहौर किंगडम था, सारा का सारा जो है, आप देखिए बहुत सी उर्दू प्रेस हिंदू चलाते थे, आप देखिए सारा कारोबार लाहौर का, और फिलैंथ्रोपिस्ट हिंदू लाला थे। लाहौर की मतलब इकोनॉमिक वाइटलिटी आती थी हिंदू सिख ट्रेडर से। तो अगर आप देखिए तो पाकिस्तान सब कुछ रिजेक्ट कर रहा है प्री 1947। तो कहाँ भागता है? पहले अरब दुनिया के पास भागता है। अरब तो नहीं चाहते हैं कि ये उनके पास भागें, अरब इनसे चट गए। फिर ये भागता है टर्की के पास। आजकल सारे देखिए टर्किश ओपेरा, अरे टर्किश सोप ओपेरा, टर्किश TV बड़े पॉपुलर हैं। रेसिप तैयिप एर्दोगान को ये अपना भगवान समझते हैं। तो पाकिस्तान को ऐसा नहीं है कि अरब देश ना चाह रहे हैं, अरब देश फ़ायदा ज़रूर ले रहे हैं। MI6 के मेरे दोस्त बताते हैं कि एक डील है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान सिपाही वगैरह देता है इनको इस्तेमाल के लिए, और पाकिस्तान इनको न्यूक्लियर वेपन जब भी सऊदी अरेबिया को चाहिए दे देगा। तो पाकिस्तान सुन्नी दुनिया का प्यादा है। तो लेकिन कल्चरली अब पाकिस्तान टर्की की ओर ज़्यादा देख रहा है सऊदी अरेबिया से, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी हाथ धो रहा है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान इनके लिए इतना यूज़फुल नहीं है। इनका सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है चाइना, उसके बाद है इंडिया। ठीक है, तो ये पाकिस्तान तो इनके लिए वो है ना, नौकर। ठीक है, पड़ा हुआ है आंगन में, लेकिन अब उस नौकर की उतनी ज़रूरत नहीं रही। एक अब चूंकि बात हिंदुस्तान पाकिस्तान की ही है, एक हमारे देश का हिंदूवादी संगठन है, उसका आरोप ये है कि जहाँ पर मुसलमान इकट्ठे हुए, क्योंकि सभी धर्म के संगठन चाहते हैं कि वो दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं, तो उनका ये आरोप लगता है कि जहाँ पर मुसलमान इकट्ठे हुए, एक बार संख्या बढ़ी, वो अलगाव की बात करते हैं। उनके आरोप के ऊपर इस्लामोफोबिक होने का आरोप लग जाता है, लगना ही है। आपने बताया भी कि ऐसा होता है पश्चिमी देशों में भी। लेकिन पश्चिमी देशों के साथ पिछले कुछ वर्षों में समस्याएं दिखने लगी।
आतंकी हमले जो हैं वो एशिया से निकलकर पश्चिमी देशों में बराबर होने लगे। यूरोप में अमेरिका एक टारगेट था, लेकिन यूरोप के अंदर होना शुरू हुआ। फ्रांस ने झेला है, लंदन ने झेला है, और अब जो है इस चीज को दबी आवाज में वहां पर भी लोग स्वीकार करने लगे हैं कि हाँ, यहाँ पर जो है अगर ये इकट्ठे होते हैं तो समस्या आ रही है। अब क्या आपको ये लग रहा है कि यूरोप जो है अपने लिबरल आइडियोलॉजी और अपनी सिक्योरिटी दोनों के बीच में कहीं उसमें उधेड़ बुन में उलझा हुआ है कि उसको क्या करना चाहिए? देखिए, आपने क्यों नहीं पूछा क्यों आती है समस्या? तो थोड़ी आती है क्योंकि देखिए कल्चर्स में क्लैश होते हैं। जब प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक लड़ मरे और दोनों जीसस को मानते हैं, किस बात पे लड़ पड़े कि भाई प्रोटेस्टेंट बोले कि भाई हम नहीं मानते पपैया को, ठीक है, इल पापा जो कहता है वो थोड़ी मानेंगे, हम तो बाइबल खुद ही पढ़ लेंगे। हम मार्टिन लूथर ने बाइबल जर्मन में ट्रांसलेट कर दी और लोग पढ़ने लगे, ठीक। तो क्लैश ऑफ कल्चर्स तो हुआ और कितने लोग मारे गए। अब इस्लाम में क्या है कि भाई इस्लाम में है ना कि आप जो हैं आदमी के लिए भी है कि आप जो हैं अपने घुटने ना दिखाएं। इस्लाम एक कंजर्वेटिव रिलीजन है, ठीक। औरतों के लिए है ढक के रहें, यही तो सारी लड़ाई है ना ईरान में। औरतें कह रही हैं नहीं पहनना हमको जो है जो जिस मर्जी उस तरह हम पहनेंगे। इस्लाम कहता है नहीं जी, कुरान में तो ये नहीं है अलाउड। तो जब मुसलमान लोग पहुंचते हैं मान लीजिए जर्मनी में, और अगर कंजर्वेटिव हैं तो उनको नग्न लड़कियां पसंद थोड़ी आएंगी। जर्मनी में हमारी खुद मित्रें जो हैं, जो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, वो जो हैं धूप में जो हैं नग्न बैठती हैं, धूप सेकती हैं, या जो है बिकिनी पहन के। अब वो तो भारतवासियों को अच्छा नहीं लगता। इस्लाम तो बहुत दूर की बात है। हालांकि भारत एक ज़माने में कामसूत्र का देश था और सारी मूर्तियां देख लीजिए, मेरी तो नानी चंडेल हैं और खजुराहो के मंदिर चंडेलों ने बनाए। तो वहाँ तो कोई इस तरह की शर्म हया नहीं है। ये तो नई बीमारी लगी है भारत में, सोशल कंजर्वेटिज्म की। नई मतलब कि कुछ 100 साल, लेकिन हम तो प्राचीन देश हैं ना, प्राचीन सभ्यता है। तो ये तो क्लैश ऑफ कल्चर्स तो स्वाभाविक है, दो जो हैं समुदाय, कोई भी समुदाय हो। अब इस्लाम में क्या है कि भाई सारे मुसलमान दुनिया के एक हैं, उम्मा हैं। तो इस्लाम में एक यूनिवर्सलिज्म की अपील है। तो जब मुसलमान इकट्ठा होते हैं तो एक तो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी शादियां होती हैं मुसलमान और गैर मुसलमानों की, अब देख लीजिए अमजद अली खान, ठीक है, उनकी पत्नी ब्राह्मण हैं, दोनों लड़कों का नाम देखिए मुसलमान नाम है कि नहीं। उनका जो बड़ा लड़का है हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुओं के बीच बैठा रहेगा तब भी सिर्फ जो है अल्लाह अल्लाह की बात करता है। अब बात ये है कि ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसका जो है जिसे कहिए कि माँ का ट्रेडिशन तो मर ही गया ना, नाम नहीं रहा उसका नाम तो ब्राह्मण नाम नहीं है या हिंदू नाम नहीं है ना, उसका नाम पूरा पठान नाम है। उसका बातचीत करने का तौर तरीका पूरा जो है अब जो है इस्लामी हो गया। तो कन्वर्जन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों का एक जो है मूल आधार स्तंभ है, ठीक। हिंदू धर्म में भी बहुत गलतियां हैं। क्या गलती है उनमें? क्या है? इंटॉलरेंस। मैं हमेशा कहता हूँ हमारे में क्या है? इनइक्वालिटी। संकट मोचन जो है का जो पंडित है उसके बाप पंडित थे तो वो भी पंडित है। भले ही आपको संस्कृत आए, शास्त्र आए, न आए, आपके बाबूजी अगर पंडित हैं तो आप बन जाते हैं पंडित। लकी स्पर्म क्लब पे चलता है। तो हमारी दिक्कत है इनइक्वालिटी, उनकी दिक्कत है इंटॉलरेंस। तो क्लैश तो होता ही है क्योंकि अलग अलग कल्चर हैं। यूरोप में भी अलग अलग कल्चर हैं। अब वो लिबरलिज्म हो गए, सेकुलर हो गए। आपको बताया 1880s में क्रॉस बैन हो गया फ्रांस में। तो जाहिर सी बात है वो बोलेंगे यार तुम हेड स्कार्फ कैसे पहन रहे हो? हमने तो कैथोलिक नन्स को अलाउ नहीं किया तो तुमको कैसे कर दें? हमारा जो मॉडल है सेकुलरिज्म का उसमें ये अलाउड नहीं है। उन्होंने तो पैलेस्टाइन के फेवर में सारे डेमोन्स्ट्रेशन भी बैन कर दिए कि उनको लगा कि इससे हंगामा हो सकता है। तो देखिए ये बड़ा
अलग कम्युनिटी आती है तो बड़ा एक चैलेंज होता है। और इसी कारणवश आप देखिए AFD बढ़ रही है जर्मनी में। अभी चुनाव हुए हैं कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, देखिए AFD अच्छा की है, 18.4% एक स्टेट में वोट मिला है। अच्छा, एक और चीज़ लोग भूल जाते हैं, जो लोग इस्लामोफोबिया बात करते हैं, कि टर्की में मुस्लिम लिबरल हैं, ईरान में आज के दिन यंग लोग, मैंने इतने ईरानी स्टूडेंट पढ़ाए बर्कली में, सब लिबरल, सब नास्तिक, अगर नास्तिक नहीं है तो स्पिरिचुअल हो गए हैं, बौद्ध हो गए हैं। 2 मेरे जो हैं ईरानी फ्रेंड, दोनों भाई, एक जैन हो गया, बोला कि भाई मुझे हिंसा कतई नहीं पसंद है, दूसरा बौद्ध हो गया है। मतलब सोचिए, कहता है मुझे जैनिज्म अच्छा लगता है, क्योंकि मिनिमम इम्पैक्ट है, और आज के दिन एनवायरनमेंट, पर्यावरण जो है पे बड़ा हम लोग अत्याचार कर रहे हैं, फैक्ट्री फार्मिंग से बड़ा नुकसान होता है, बीफ से मीथेन रिलीज होता है, तो मैं तो बिल्कुल ही जैन फिलॉसफी से सहमत हूँ। ठीक, दूसरा बौद्ध हो गया, मेडिटेट करता है वो। तो आप आज के युवा, तुर्की युवा, ईरानी युवा, अरब भी इंटेलेक्चुअल्स जो मिले हैं मुझे बड़े लिबरल मिले हैं। अगर मुस्लिम भी हैं तो सूफियाना मुस्लिम है। ठीक है, मज़े की बात ये। अच्छा, अभी एर्दोवान का चुनाव हुआ 2023 में, ठीक है, इसी साल एर्दोवान को मिले 52.16% वोट, रेसिप तय्यिप एर्दोवान को टर्की में, और केमल किलिचदारोग्लू, ठीक है, केमाल किलिचदारोग्लू उनके जो हैं अपोनेंट थे, उनको वोट मिला 47.24%। लेकिन जर्मनी में जो है 2018 में रेसिप तय्यिप एर्दोवान को मिले थे 65% वोट, और 2023 में मिले हैं 67.36% वोट, 67.36। अच्छा, नेदरलैंड्स में तो और ज़्यादा 70.45% वोट मिली है, टर्किश पॉपुलेशन जो वहाँ रहती है। ठीक है, फ्रांस में भी 66.57%। तो इसका मतलब ये जो तुर्क गए यूरोप, वो ज़्यादा धार्मिक हैं। क्यों? क्योंकि गए वो पढ़े लिखे कम थे, वर्कर गए, गास्टार बाइटर, गेस्ट वर्कर गए। अच्छा, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही है, हर देश में थोड़ा बहुत होता है, हमारे यहाँ भी है। नाइजीरियन आते हैं, केनियन आते हैं, कहते हैं कि नहीं कि यार हमको हबशी बोलते हो, काला बोलते हो, ठीक, कालू बोलते हो। तो ये तो एक तरह से कह लीजिए ह्यूमन नेचर है। मैं नहीं कह रहा सही चीज़ है, बिल्कुल नहीं है सही। हम तो सबको छापते हैं, अफ्रीका के भी, लैटिन अमेरिका के भी, सारे लेखकों को। 3000 लेखक हैं हमारे 90 देशों से। हम तो कभी कोई भेदभाव न करते हैं, न उसका समर्थन करते हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ा भेदभाव होता है। ठीक, तो जो उस भेदभाव से क्या होता है कि लोग फिर भागते हैं मस्जिद पे, क्योंकि वो उन सेंटर ऑफ कम्युनिटी है, और वो जो साइकिल चलती है, तो चूंकि और कंजर्वेटिव होते हैं तो लोग और में हिल मिल नहीं पाते जहां गए हैं, तो इनकी अपनी एक पैरेलल सोसाइटी हो जाती है। और देखिए, मेसूट ओजिल वर्ल्ड कप जीता जर्मनी के लिए, बेस्ट मैन उसकी शादी में रेसिप तय्यिप एर्दोवान था। तो जाहिर सी बात है, जर्मन कहते हैं यार तुम जर्मनी में रहे हो, लेकिन तुमको चाहिए बुर्का, और तुमको चाहिए साला वोट दोगे तुम रेसिप तय्यिप एर्दोवान को, जो कि स्ट्रॉन्ग मैन है, तो कैसे चलेगा? तो ये क्लैश तो है, और ये क्लैश अब तक कोई बोल नहीं रहा था। लेफ्ट के लोग इसकी बात ही नहीं कर रहे थे। हमेशा वो कहते थे देखो नाची हैं, इस्लामोफोब हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि इस्लाम में, और मैं एक बात करूंगा हसन बन्ना की, मैंने बात की थी, सैयद कुतुब की बात की थी पिछली दफ़े, मॉडर्न पॉलिटिकल इस्लाम में एंटीसेमिटिज्म और इंटॉलरेंस कूट कूट के भरा हुआ है। हमास में भी, हमास तो कहता है द ओनली गुड ज्यू इज़ अ डेड ज्यू। तो ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये जो एक विचारधारा है, ये बड़ी ख़तरनाक है, और ये है, और इसका जो है प्रभाव खासकर इमिग्रेंट लड़कों में बहुत है, जिनको पास रोज़गार नहीं है, जो गरीब हैं, जो है मस्जिद में किसी जो है मुल्ला के पचड़े में पड़ जाते हैं, और उसके बाद हिंसा पे उतर आते हैं।
तो हिंसा, असहिष्णुता और आतंक तीनों का देखिए बिल्कुल आर्थिक हालात से है रिश्ता, बिल्कुल रंग भेद से है रिश्ता, लेकिन इस्लाम से भी रिश्ता है। एक फ्रांस का जिक्र बार बार आया। फ्रांस ने सबसे पहले क्रॉस को भी मना किया, उसने पब्लिक लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच का लैसिते कहते हैं, फ्रेंच सेकुलरिज्म का शब्द है लैसिते। ओके, तो इन्होंने हमले भी झेले। चार्ली हेब्दो का तो दुनिया भर में उसकी चर्चा हुई। फ्रांस ने सबसे ज़्यादा हमले झेले हैं इस्लामिक आतंकवाद को लेके, और उसने सबसे ज़्यादा प्रतिबंध भी लगाए। उसने पहली बार ये सब लिबरल्स की चिंता छोड़ते हुए क्लियर कर दिया, जैसा आपने कहा था कि पब्लिक लाइफ में अलग है और पर्सनल में अलग है। तो ये जो फ्रांस ने कदम उठाया है, और चूंकि हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे यूरोपीय देशों को भी अब समस्या आने लगी है, क्या ये हमें दिखता है कि फ्रांस का कदम अन्य यूरोपीय देश भी उठाना शुरू करेंगे या उठाना शुरू कर चुके हैं इस तरह का? देखिए, चूंकि मेन स्ट्रीम पार्टीज़ ने इस पर ध्यान नहीं दिया, और चूंकि देखिए जो इमिग्रेंट आए हैं वो ज़्यादातर गरीब आए हैं, वो ज़्यादातर जो हैं ज़्यादा धार्मिक हैं, और आज के दिन यूरोप का धर्म है फुटबॉल। तो देखिए इमिग्रेंट जो आता है ज़िनेदीन ज़िदान की तरह, और जो एसिमिलेट कर आता है। अब देखिए ज़िनेदीन ज़िदान से तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हीरो है फ्रांस का। एक दफ़े वर्ल्ड कप जीता, एक दफ़े फाइनल तक लेके गया, हालांकि उसने सिर से मार दिया इटालियन प्लेयर को, हार गए गुस्से में आके, लेकिन ज़िदान तो हीरो है। तो अगर आप उस तरह सेकुलर हो जाएं, वो तो बीवी उसकी स्पेनिश है, रियल मैड्रिड का मैनेजर था, तब तो सब ठीक है, सब चंगा है। अब थियरी ऑनरी हो जाएं, सब तरह चंगा है। लेकिन अब चक्कर ये है कि अगर आप कहेंगे हमें स्विमिंग पूल में जाना है बुर्किनी पहन के, हमको जो है हर जगह लगाना है अपना जो है सर पे चादर, जैसे फ्रेंच कहते हैं, या बड़े अलग अलग शब्द हैं। एक चीज़ आज जोड़ना चाहूँगा, आपने चूंकि बुर्किनी का जिक्र किया और फ्रांस की ही बात है, तो मैं इस प्रतिबंध के साथ एक क्वेश्चन और जोड़ना चाहूँगा, और मैं यहाँ आप ही के एक आर्टिकल की जो फेयर ऑब्जर्वर पर है उसकी लाइन पढ़ता हूँ। फ्रांस मस्ट रिकग्नाइज दैट बिकिनीज माइट बी बेटर देन बुर्किनीज, बट बैनिंग द लेटर विल नीदर इम्प्रूव सिक्योरिटी नॉर लिबरेट वुमेन। ये आपके आर्टिकल से आपने स्टार्ट किया, मैंने ही लिखा है, और मैं ये मानता हूँ। हाँ, प्रतिबंध जो है इसकी तो आप बात करें ही करें, मैं यहाँ पे दो चीज़ें साथ में, प्रतिबंध जो क्या बाकी देश लगाएंगे, वन, सेकंड, मैं एक तो इस लाइन के पीछे आपका थॉट प्रोसेस समझना चाह रहा हूँ, दूसरा मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए जितने आंदोलन हो रहे हैं, और इस्लाम निश्चित तौर पे एक दकियानुसी सोच रखता है महिलाओं के प्रति, वहाँ पर क्या ये भी एक आपको लगता है फ्रांस का कदम जो है ये मदद करेगा अन्य यूरोपीय देशों को ये अधिकार दिलाने में महिलाओं को? तो देखिए दो चीज़ें हैं। मैं ये मानता हूँ प्रतिबंध अगर आप लगाते हैं तो लोग और उसको जो है करते हैं, खासकर यंग लोग। तो मेरा मानना यह है आप लोगों को पढ़ाओ, मेरा मानना यह है कि खासकर महिलाओं को पढ़ाओ और उनको आर्थिक जो है मौके दो। क्योंकि हमास क्या चाहता है, जितने ये जो खासकर रूढ़िवादी हैं, ये चाहते हैं कि भाई महिला जो है खूब बच्चे पैदा करे और अच्छे मुसलमान पाले। ठीक, आज के दिन भी भारत में कितने मुल्ला हैं जो चाहते हैं कि भाई 4 शादी कर अलाउड हो। टर्की नहीं अलाउ करता, मलेशिया नहीं करता, हमारे यहाँ है। क्यों? क्योंकि उससे क्या है, महिलाएं दबे रहेंगी ना भाई, बच्चे पैदा सिर्फ करेंगी। देखिए ठीक है भाई, सृष्टि चलती है कि आप बच्चे पैदा करें, बच्चों को पालें, ठीक है, लेकिन सिर्फ वही तो नहीं है ना। कार्य शिक्षा भी कोई चीज़ है, बाकी जो हैं आपके अधिकार भी हैं, सिर्फ कर्तव्य नहीं है। तो ये जो फ्रांस कर रहा है प्रतिबंध, मुझे नहीं लगता उससे बड़ा फ़ायदा होगा। मुझे लगता है फ़ायदा होगा अगर आर्थिक मौके मिले और अगर शिक्षा ठीक से मिले। ठीक, पर यहाँ पे फिर वो कॉन्ट्राडिक्शन है जो आपने जर्मनी का उदाहरण दिया था, वहाँ पर महिलाएं तो अभी भी कहीं पीछे रह रही हैं, अंत में तो पुरुष ही इस घर को चला रहा है, और जब वो इकट्ठा हो रहा है तो एक राजनीतिक शक्ति दूसरे रूप में पैदा हो रही है। बिल्कुल। तो देखिए उसका कारण ये है कि आपने इन कम्युनिटीज़ में कभी जो है
फोकस करके पॉलिसी नहीं बनाएंगे। आप लिबरलिज्म की ये भूल क्या रही है कि इन्होंने कहा है कि भाई ये तो इनका सिस्टम है तो चलेगा। लिबरलिज्म के नाम पे आपने कहा कि भाई इस्लाम जो चाहे अपनी औरतों के साथ करे, वो आप नहीं अलाउ कर सकते, ठीक। दूसरा, आपको जो ये बहुत सी चीज़ें गरीबी से भी हैं, तो अगर गरीब हैं तो ये मस्जिद ही जाते हैं, वहाँ आप स्कूल करिए, खासकर औरतों की शिक्षा पे ध्यान दीजिए, तो थोड़ा तो बदलेगा। और इतने इमिग्रेंट आप नहीं ले पाएंगे। कोई भी समाज बहुत ज़्यादा अगर लोग ले लेता है दूसरे कल्चर के तो लड़ाई होती है। भाई प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स में अगर हो गई तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में नहीं होगी। इनमें तो क्रूसेड्स हो चुके हैं भाई कई सौ साल तक। तो संभव ही नहीं है कि अचानक इतने सारे लोग आ जाएं और जो है लड़ाई ना हो। वो तो होगी यूरोप में, और यूरोप में जो आप देख रहे हैं फार राइट का जो है उत्थान, वो उठेंगे फार राइट। AFD उठी रही है, मरीन ले पेन भी प्रेसिडेंट बन सकती है, नहीं भी बनेगी तो उसके विचारों का प्रभाव आएगा और जो है जोर पड़ेगा। तो यूरोप में तो चलेगा गृह युद्ध और कई साल चलेगा। बिल्कुल। तो ये आखिरी सवाल, अब यूरोप की पश्चिम की बार बार बात हुई। यूरोप में अधिकतर जो मैं देखता हूँ विकासशील देश जो हैं, पिछड़े देश जो हैं, इस्लामिक देश, इनके ही मजदूर वहाँ पर हैं, सस्ते मजदूर वहाँ पर हैं। और काफ़ी सारा काम जो है चीन और टेक्नोलॉजी में चीन भारत इन सब की बात हो जाती है, लेकिन बहुत सारा सेगमेंट स्पेशली गारमेंट्स का अगर हम बात करें तो बांग्लादेश से काफ़ी काम वहाँ पर जाता है। तो ये जो गरीब इस्लामिक देश हैं, ये जो है पश्चिम के आर्थिक हितों का रीढ़ एक तरह से कह सकते हैं, उनके मार्जिन्स को बड़ा करने में ये सहयोग करता है। अब ये जो सारी लड़ाई इतने वर्षों से आतंकवाद की है, उसके खिलाफ हर कोई कह रहा है, लिबरलिज्म भी है, ये सारे कन्फ्यूज़न के बीच में एक समस्या मुझे दिखती है कि शायद कोई भी कड़ा कदम नहीं उठाता, क्योंकि उनके आर्थिक हित यूरोप के इससे प्रभावित होते हैं अगर वो वाकई इतना कोई कड़ा कदम उठा ले इस्लामिक देशों या आतंकवाद के खिलाफ। मैं इस सोच से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। आप जो है बड़ा मोटा मोटी जो है इस समय एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं ना, द डेविल लाइज इन द डिटेल्स। तो देखिए, आर्थिक बहुत फ़ायदे आज के दिन यूरोप को नहीं हो रहे हैं। इतने जो फ्रांस ने ले लिए हैं ना नॉर्थ अफ्रीकन इमिग्रेंट्स। फ्रांस क्या है? वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है? किसी को चोट लगती है तो कौन उसका जो है बिल भुगतता है? टैक्स पेयर। फ्री है हेल्थ केयर। तो फ्रांस में और जर्मनी में भी इकोनोमेट्रिक अगर एनालिसिस करें तो कोई ऐसा नहीं है ज़रूरी कि देश को लाभ हो रहा है इतने इमिग्रेंट से। हो सकता है नुकसान हो रहा हो। थियोरी बना रखी है कि चीप लेबर आ रहा है। हाँ, चीप लेबर बिल्कुल थोड़ा बहुत आ रहा है, उससे जो है आपको फ़ायदा होगा अगर अपनी लॉन आप मूव करा लें। वो तो एक बंदा लॉन मूव कर रहा है, और जो 10 और लड़के सिगरेट सुलगा रहे हैं और फिर मस्जिद जा रहे हैं, उनसे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? आप उनको खिला भी रहे हैं, आप उनको पिला भी रहे हैं, आप उनका जो है हेल्थ केयर भी दे रहे हैं, आप उनके लिए घर भी दे रहे हैं, आप उनको अलाउंस भी दे रहे हैं। इमिग्रेंट्स बहुत से बोझ भी हैं, कुछ फ़ायदा है कुछ बोझ है। तो अभी ये नहीं कह सकते कि अरे ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आर्थिक फ़ायदा हो रहा है। यूरोप देखिए, यूरोप को जो है जो फ़ायदा हो रहा है वो एनर्जी आज के दिन मिल रही है, रूस से बंद हो गई है, तो कतर से एनर्जी जा रही है, सऊदी अरेबिया से जा रही है, अज़रबैजान से जा रही है। इसीलिए, और ये बात मैं कहना चाहता हूँ, इसीलिए अज़रबैजान ने सारे आर्मीनियंस को निकाल दिया नगोर्नो काराबाख से। तो जो बात अभी हम कह रहे हैं कि इस्लाम में इंटॉलरेंस, अब आप सोचिए आज 2023 में जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, उससे कहीं कहीं बुरा हुआ है। उनको बिल्कुल ही दूध की मक्खी की तरह कह दिया गया, अब घर वर छोड़ के जाओ, आर्मीनिया जाओ। एथनिक क्लेंजिंग कर दी अज़रबैजान ने। तो चक्कर ये है कि लेकिन यूरोप कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि भाई अब इनको गैस चाहिए ना, ज़ेरी। तो यूरोप के कुछ आर्थिक
पूंछ दबी हुई है एनर्जी को लेके, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूरोप नॉर्थ अफ्रीकन लेबर पे चल रहा है, ऐसी भी बात नहीं है। यूरोप जैसे अमेरिका फ़ायदा ज़रूर ले रहा है चीप चाइनीज़ लेबर का, प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, लैपटॉप आ रहे हैं, बाकी चीज़ें, फ़ायदा ले रहा है इंडियन सर्विसेज का। इंडिया एक्सपोर्ट करती है सर्विसेज, चाइना एक्सपोर्ट करती है गुड्स। नॉर्थ अफ्रीका बहुत कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर पाती है, वहाँ स्किल लेवल ही लो है। गल्फ भी क्या एक्सपोर्ट करता है? तेल, गैस। कौन सा जो है सऊदी अरेबिया में कौन सऊदी काम करता है? सबको पता है काम करते हैं हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ठीक है, और बाकी कुछ और इमिग्रेंट्स गरीब देशों के, और मैनेजर होते हैं गोरे। थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। कतर, दुबई में भी यही आलम है, ठीक है। सिक्योरिटी दुबई की कोई MI6 का रिटायर्ड बंदा चला रहा होगा, मोटे पैसे ले रहा होगा। तो सीधी बात यह है कि अरब दुनिया में कोई काम वाम ज़्यादा करता नहीं है, कोई लायक वायक है नहीं। ह्यूमन जो है कैपिटल बहुत लो है, और इस वजह से चूंकि ह्यूमन कैपिटल लो है, चूंकि बेरोजगारी ज़्यादा है, इसलिए गुस्सा भी ज़्यादा है, और बच्चे खूब पैदा कर रहे हैं लोग। यही तो दिक्कत हो गई है जर्मनी में कि जो आए हैं तुर्क, वो खूब बच्चे पैदा कर रहे हैं, और यूरोपियंस तो अब बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे। तो डेमोक्रेसी में क्या है? डेमोक्रेसी में डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। ऐसा तो है नहीं कि पुराना तलवार की नोक पे आप, या फ्यूडल राज है कि मशीन गन लेके निकल गए गब्बर की तरह, आप बोले लगान दो। अब तो ज़माने नहीं है ना। तो अब तो क्या है कि अब तो भाई डेमोक्रेसी में कौन राज करता है? जिसके बच्चे ज़्यादा हैं। बच्चे किसके ज़्यादा हैं? गास्टारबाइटर जो आए हैं, हांस के तो बच्चे नहीं हैं ज़्यादा, हांस और ग्रेटा के। हांस और हाइडी के बच्चे होंगे 1 या 2, ठीक। और मोहम्मद और हसीना के बच्चे होंगे 5, 6, 7, 9। तो जाहिर सी बात है वोट किसके पास ज़्यादा है। तो वही डर यूरोप को खाए जा रहा है। एक तरह से वही डर हिंदुस्तान में भी है, क्योंकि जहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा हुई है, बांग्लादेश 71 की लड़ाई में मेरे पिताजी भी थे, सर्जन थे, 72 घंटे ऑपरेट किए थे लगातार, ठीक। बांग्लादेश में उस समय प्रतिशत ज़रा देख लीजिए, बौद्धों की और हिंदुओं की बचे ही नहीं है आज के दिन। पाकिस्तान में देख लीजिए प्रतिशत। हिंदुस्तान में अभी भी कितने करोड़ मुसलमान हैं? हिंदुस्तान में अभी भी जो है लाख, भाजपा में कुछ लोग जो हैं भले ही भाषण अनर्गल कर आए, लेकिन मुसलमान यहाँ स्वच्छंदता से जी रहा है, शिया सुन्नी दोनों। मैं तो अपने जो है सुन्नी दोस्तों से कहूँगा जो सुन रहे हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, क्या वो ईरान में रह सकते हैं? और शिया दोस्तों से कहूँगा जो इन्हीं खासकर हिंदुस्तान में हैं, क्योंकि शियाओं का पाकिस्तान में तो बुरा हाल है, लेकिन शिया दोस्तों से कहूँगा क्या वो सऊदी अरेबिया में रह सकते हैं? तो देखिए, जो लिबरल डेमोक्रेसीज़ हैं आज के दिन, उनमें से एक भी इस्लामिक नहीं है। और ले दे के बात वही आ जाती है कि इस्लाम में जगह है टॉलरेंस के लिए कि नहीं, दूसरे के लिए। क्योंकि मैं तो नहीं मानता मोहम्मद को, तो अब ये बताइए आप, मेरा क्या होगा काल ये। और ये मैंने एक लखनऊ विश्वविद्यालय के मैं पढ़ा हुआ हूँ, एक दिन एक मौलाना साहब जो कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जिनके साथ मैं बड़ा कबाब खाता हूँ, बहुत दिन से मिला नहीं हूँ पर खाता था, तो कहना होगा कि खाता था। उनसे एक दिन बात हुई कि मैंने बोला देखिए, मेरी नानी तो चंडेल हैं, चंडेलों ने बनाया खजुराहो। ये बताइए इस्लाम में खजुराहो मंदिरों का, आप खजुराहो के मंदिरों को करेंगे क्या? तो सोचे, फिर बड़े जो है गंभीर भाव में बोले, उनको तो तोड़ना ही पड़ेगा ना। बामियान की मूर्तियां तोड़ी कि उड़ा दी कि नहीं तालिबान ने। तो मैं हमेशा ये कहता हूं, अगर एक समाज एक मूर्ति जो कि प्राचीन है उसको भी टिकने नहीं देगा,
जो कि एक धरोहर है, भले ही आप असहमत हों, धरोहर है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उस समाज में बाकियों का क्या होगा? और वो प्रश्न आज तक कोई भी मुझे उत्तर नहीं दे पाया है। कोई भले ही वो नदवा के हों, लखनऊ के, भाई वो देवबंदी हों, मैं देवबंदियों से मिलने की भी कोशिश किया था पिछली दफ़े जब आया था भारतवर्ष, थोड़ा समय नहीं वो दे पाए थे। मैं हमेशा पूछता हूँ कि भाई हमारा क्या होगा कालिए? जी, तो आखिरी में एक क्लोजिंग नोट शॉर्ट में आप बताएं कि यूरोप का क्या होगा और यूरोप में इस्लाम का क्या होगा। इस सारी चर्चा को अगर समराइज करते हुए आप 2 मिनट में ये मुझे बता सकें। यूरोप का हाल बेहाल है। यूरोप 500 साल तक पार्टी किया था। यूरोप का यह था, साढ़े नाल रहोगे, ऐश करोगे। यूरोप को कष्ट होगा, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक तीनों। अर्थव्यवस्था यूरोप की बंटाधार हो रही है, कर्जा बहुत है, बूढ़े हो रहे हैं लोग, बच्चे पैदा नहीं किए हैं। और इस्लाम का यूरोप में क्या होगा? इस्लाम यूरोप में बढ़ेगा, लेकिन उससे फिर जो है तनाव आएगा और यूरोप में गृह युद्ध होगा इस्लाम को लेकर। तो स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण है, अतुल जी से बात करके समझ में आता है, लेकिन हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि नियंत्रण में है और आगे भी नियंत्रण में स्थिति आगे नहीं रहेगी नियंत्रण में। ये मैं लिख के दे दूं, खून में लिख के दे सकता हूं आपको नवीन। ये भारतवासी कुछ ज़्यादा ही आशावादी हैं। जब गजनी आए थे तो ब्राह्मण आप ही की तरह जो है पूजा पाठ कर रहे थे कि भगवान प्रकट हो जाएंगे, गजनी को भस्म कर देंगे। कुछ अटल सत्य हैं, उनको आप टाल नहीं सकते। यूरोप में निश्चित है, जब प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक लड़ मरे, निश्चित है कि इस्लाम को लेकर घमासान होगा। तो आने वाला समय हमें बताएगा कि किस तरफ ये दुनिया जा रही है, धर्म का प्रभाव कितना बढ़ेगा, कितना नहीं। लेकिन एक बात निश्चित है कि फेयर ऑब्जर्वर हिंदी का प्रभाव बढ़ रहा है और ये आप लोगों के प्यार की वजह से बढ़ रहा है। तो इस प्रभाव को और बढ़ाना है। अच्छे वीडियो आते हैं जब आप इसको देखते हैं, इसको शेयर करते हैं और आप लगातार इसको देख रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन तो दबा ही दीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आपको आ जाए और आप हमारे वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद अतुल जी साथ जुड़ने के लिए, और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद जो इसको देख रहे थे। धन्यवाद, नमस्कार।